तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, बी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट की बात हम लोग कर चुके हैं। अब बी लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। टी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो से निकल के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं इमेच्योर फॉर्म में, और फिर ब्लड से वो कहाँ चले जाते हैं, थाइमस में, और थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं। उनकी बात थी टी लिम्फोसाइट। फिर टी लिम्फोसाइट 4 तरह के थे, वो हमने बात कर ली थी। कौन कौन से थे, हेल्पर टी सेल थे, सप्रेसर टी सेल थे, साइटोटॉक्सिक टी सेल थे और मेमोरी टी सेल थे। वो चारों हमने बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे दूसरी टाइप की लिम्फोसाइट की, जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। तो जब हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि दे आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। तो ये बनते भी बोन मैरो में हैं और ये मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, दोनों काम बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर फाउंड इन ब्लड और इनकी सेल्फ सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं बी सेल रिसेप्टर्स है। किसका, तो दे कंटेन बी सेल रिसेप्टर्स, जिसको हम BCR भी कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर्स। अब आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है कि ये जो बी सेल हमारे होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट की तरह साइटोटॉक्सिक सेल नहीं होते। ये खुद जाके सेल को नहीं मारते हैं ना। तो ये क्या करते हैं कि व्हेन एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। अब देखो इनको भी कौन एक्टिवेट करता है, इनको भी हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है। और याद करो हमने बात की थी कि जब हेल्पर टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरैक्ट करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं। क्या नाम था उस केमिकल का, साइटोकाइनिन। याद आ रहा है ना। तो व्हेन एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल, बाकी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, थ्रू साइटोकाइनिन। यानी वो जो हेल्पर टी सेल ने साइटोकाइनिन रिलीज किया था ब्लड के अंदर, वो साइटोकाइनिन सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट नहीं करता, वो सिर्फ मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट नहीं करता, वो बी सेल को भी स्टिमुलेट करता है। और जब वो बी सेल को स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है, तो व्हेन एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल थ्रू साइटोकाइनिन, दे इनलार्ज इन साइज। तो ये ग्रो करते हैं और ग्रो करके अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहले अगर ये सेल इस तरीके से थे और ये इनका साइज था, तो अब ये बी सेल थे, अब ये आपके बी सेल हैं। अब ये ग्रो करेंगे और ग्रो करके अपना साइज बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और जैसे ही ये ग्रो करके अपना साइज बड़ा करेंगे, और ये कब बड़ा करेंगे, जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे किससे, साइटोकाइनिन से। किससे, साइटोकाइनिन से। इनको हम नाम देंगे प्लाज्मा सेल्स का। इनको हम किसका नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे प्लाज्मा सेल्स का। तो दे इनलार्ज इन साइज। अब जब ये इनलार्ज हो जाते हैं तो व्हेन इनलार्ज दे फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। तो जब ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल एक स्पेशल चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन of special protein molecule called, जिसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं हम उनको, एंटीबॉडी, ठीक है। अच्छा, अब याद कर लें कि ये एंटीबॉडीज जाती हैं और जाके जो डिफरेंट एंटीजन होती हैं उन एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज अटैच विद डिफरेंट
डिफरेंट माइक्रोबियल एंटीजेंस, यानी वो जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एंटीजन है ना, तो ये एंटीबॉडीज उन एंटीजन के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, और जब ये उनके साथ जाके अटैच हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मारने को आसान बना देती है। तो ये खुद नहीं मारती उनको, तो ये क्या करती हैं, बाय दिस मीन या बाय दिस मैथड एंटीबॉडीज हेल्प इरेडिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद जाके मारती नहीं है, एंटीबॉडी सिर्फ क्या करती हैं, जाके अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं किसके साथ, उस एंटीजन के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है, और उसके बाद इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को वाइट ब्लड सेल पहचान लेते हैं और पहचान के उनको मारना शुरू कर देते हैं ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया एंटीबॉडीज और एंटीजन्स का, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाता है बेटे, इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, मदद करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में, मारने में, इरेडिकेट करने में। ठीक है, अच्छा जब हम देखते हैं प्लाज्मा सेल्स को, तो प्लाज्मा सेल 5 तरह की एंटीबॉडीज बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी एंड एंटीबॉडी, आइए बढ़ो जाओ। इसका आसान फार्मूला याद करने का, इसका फार्मूला है गेम डी, ऐसे याद करो। यानी 5 तरह की एंटीबॉडी बनाता ना, तो एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई और एंटीबॉडी डी। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज है जो ये बनाता है, और ये डिफरेंट एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइम पर अपना काम करती हैं। मिसाल के तौर पे जब आपको कोई एलर्जी होती है, एलर्जी समझते हैं ना आप, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी ई ज़्यादा रिलीज़ कर रही होती है। ठीक है, अच्छा अब जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं ना, वो एक प्रोटीन के ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और ये गोल शेप की प्रोटीन होती है। कौन सी शेप की प्रोटीन होती है, गोल शेप की। तो इस, हाँ अब आप याद कर लो कि जो स्फेरिकल प्रोटीन होती हैं, स्फेरिकल प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बेटा, स्फेरिकल प्रोटीन्स, उनको हम कहते हैं ग्लोबिन्स। ग्लोबिन मतलब ग्लोब की तरह गोल, है ना। अच्छा अब ये प्रोटीन वो है जो इम्यून सिस्टम की प्रोटीन है ना, तो हम इनको कहते हैं इम्यून सिस्टम ग्लोबिन प्रोटीन्स, इम्यून सिस्टम ग्लोबिन प्रोटीन्स, या इनको हम एक और नाम क्या देते हैं, इनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या वो नाम देते हैं इनको, इम्यूनोग्लोब्यूलिन या कैपिटल आई स्मॉल जी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कितनी तरह की एंटीबॉडीज है हमारे पास, 5 तरह की है ना। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज देखो ऐसे लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो ये 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज की। कितनी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस। यहाँ तो मैंने तुम्हें याद कराने के लिए ये फार्मूला लिखा ना, वहाँ मैंने तरतीब से लिख दिया, पहले ए वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, फिर जी वाला, फिर एम वाला। ठीक है, तो कितनी तरह की एंटीबॉडीज होती है हमारे पास, 5 तरह की। कितनी तरह की होती है बेटा, 5 तरह की। कौन कौन सी, ए, डी, ई, जी, एम। आसानी के लिए याद करना है तो गेम डी, ये इनका फॉर्मूला होता है। अब होता क्या है
होता ये है कि जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना। अब तुम्हारी किताब में वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। तो अब हम उस एंटीबॉडी का वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसको भी हाथ के हाथ समझ लेते हैं, ठीक। अब जो एंटीबॉडीज होती है ना वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती है? तो एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स। एंटीबॉडी कैसी प्रोटीन होती है? वाई शेप प्रोटीन होती है, वाई की शक्ल की होती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो पता लगता है कि इनमें 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन, यानी 4 चेन की बनी होती हैं। तो मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 लाइट चेन्स। तो 2 हैवी चेन्स की बनी होती हैं, 2 लाइट चेन की बनी होती है। अब देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम कैसे बनेगा, जरा देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो। अब इधर देखो, जब मैं हैवी चेन को देखता हूँ ना तो हैवी चेन मुझे इस तरीके से नजर आती है। हैवी चेन जब मैं देखता हूँ तो हैवी चेन मुझे इस तरीके से नजर आती है, इस तरीके से। यानी हैवी चेन का साइज होता है वो बड़ा होता है, बड़ा साइज है, इसीलिए तो ये हैवी चेन है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ ताकि हमें बाद में आज की सहूलत भी हो जाएगी। ये हमारी हैवी चेन है, ये हमारी कौन सी चेन है? ये हमारी हैवी चेन है। ये कौन सी चेन है बेटा हमारी? ये हमारी हैवी चेन है, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहां से थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई। तो ये हमारी हैवी चेन है। कौन सी चेन है बेटा? ये हमारी हैवी चेन है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी लाइट चेन है। इसी के साथ ये हमारी लाइट चेन है। तो अब हम क्लियर देख रहे हैं कि 2 हमारी हैवी चेन है और 2 हमारी लाइट चेन है। तो 4 चेन्स की मिलके एंटीबॉडी बनी हुई होती है। कितनी चेन की? 4 चेन की। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो। अब जब इन 4 चेन्स को मैं देखता हूं ना तो इनमें से एक पोर्शन मुझे वो नजर आता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल पोर्शन, और एक पोर्शन हमें वो नजर आता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं V, इधर भी लिख रहा हूं V फॉर वेरिएबल। इधर भी मैं क्या लिख रहा हूं V, और इधर भी मैं क्या लिख रहा हूं V फॉर वेरिएबल। इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं C कांस्टेंट, और यहां भी क्या लिख रहा हूं C कांस्टेंट एंड C कांस्टेंट। तो पता लगा कि लाइट और हैवी चेन, दोनों चेन में एक वेरिएबल पोर्शन होता है और एक कांस्टेंट पोर्शन होता है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं बोथ हैव वेरिएबल एंड कांस्टेंट पोर्शन। अब तुमने समझना क्या है? तुमने समझना ये है कि ये जो कांस्टेंट पोर्शन है ना ये क्लास ऑफ एंटीबॉडी में सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं जितने भी टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन ए देखूंगा, यानी जितनी भी टाइप की एंटीबॉडी ए देखूंगा, उसमें ये जो कांस्टेंट पोर्शन है, ये अगर 1 करोड़ तरह की एंटीबॉडीज भी है ना तो ये कांस्टेंट पोर्शन मुझे सब में सेम मिलेगा, मुझे सब में सेम मिलेगा। इसीलिए हम तो क्या कह रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोर्शन है, चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स पोर्शन है ना। फिर वो सारी की सारी एंटीबॉडीज एक दूसरे से अलग कैसे होंगी? वेरिएबल पोर्शन। तो वेरिएबल पोर्शन सबकी एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इस तरीके से अगर मैं एक दूसरी प्रोटीन देखूंगा, फर्ज करो एंटीबॉडी ए मैंने देखी, तो एंटीबॉडी ए का कांस्टेंट पोर्शन सबका सेम होगा, वेरिएबल पोर्शन डिफरेंट होगा। फिर एंटीबॉडी मैंने फर्ज करो देखी ई, तो ई का कांस्टेंट पोर्शन सेम रहेगा, वेरिएबल पोर्शन डिफरेंट रहेगा। तो हमारे पास जो करोड़ों तरह की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना सकती है लिटरली, उन करोड़ों तरह की एंटीबॉडीज को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं? 5 ग्रुप में।
उन 5 ग्रुप में फ़र्ज़ करो एक एंटीबॉडी की क्लास ऐसी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो है क्लास डी, और उस क्लास डी में 2 करोड़ तरह की एंटीबॉडीज हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो वो 2 करोड़ की 2 करोड़ का कांस्टेंट पोर्शन सबका सेम होगा, वेरिएबल पोर्शन अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट पोर्शन है ये क्या शो करता है, तो कांस्टेंट पोर्शन रिमेन फिक्स और कांस्टेंट in all members of class of protein, या क्लास ऑफ एंटीबॉडी लिख लो तो और अच्छा हो जाए, प्रोटीन से कंफ्यूजन ना हो जाए, क्लास ऑफ एंटीबॉडी। तो जो कांस्टेंट पोर्शन है वो एंटीबॉडी की एक क्लास की एंटीबॉडी में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो फिर चेंज कैसे आएगा, वेरिएबल पोर्शन से आएगा। तो जो वेरिएबल पोर्शन होगा, वेरिएबल पोर्शन विल वेरी फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात आप लोगों ने याद रखना है कि बिल्कुल टी लिम्फोसाइट जैसे जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसकी एंटीबॉडी को याद कर लेते हैं ना, उसकी एंटीजन को याद कर लेते हैं और मेमोरी सेल बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बी सेल भी क्या बना लेते हैं, मेमोरी सेल बना लेते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि बी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो फॉर्म मेमोरी सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट की तरह बी लिम्फोसाइट भी क्या कर लेते हैं, मेमोरी सेल बना लेते हैं। अब इसमें एडिशनल मैंने आपको क्या बात बताई है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, वो आपकी किताब में डायग्राम तो बनी हुई है मगर आपकी किताब में उसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। अगर आप देखेंगे ना अपनी किताब कहाँ तुम्हारी, अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो आपकी किताब में इन्होंने एंटीबॉडी का डायग्राम तो बनाया है। देखो ये रहा पेज नंबर 309 के ऊपर, ये एंटीबॉडी का डायग्राम है ये वाला। तो इन्होंने एंटीबॉडी का डायग्राम चूँकि बना दिया मगर डिटेल नहीं लिखी, तो मैंने कहा चलो हम बी लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं तो हम इसकी डिटेल भी आती है लिख लें, अपनी जान छुड़ाएं।